हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो सबसे पहला परिणाम क्या है, पहिए को घुमाना। चलिए मान लीजिए पहिया है पूरा, और ये जो लगा है तीर का निशान उसको अपन सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक। तो पहिए में ABCD कुल 4 अक्षर हैं, ABC और D। ये कितने बार इसमें 2 बार हैं। ये अतः कुल 4 परिणाम हो गए। आप देखिए, अगर परिणाम तो कुल 4 ही हैं, ABC और D, ये तो पुनः 2 बार आ जाएगा, तो वो परिणाम तो एक ही कहलाएगा। इसलिए परिणाम को पूछा गया है, तो इसमें केवल कितने परिणाम हैं? 4 परिणाम हो गए। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आप घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड और टेल आएगा, या टेल और हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये 4 प्रकार के परिणाम संभव हो सकते हैं। अभी सिर्फ इसमें परिणाम पूछा जा रहा है, तो आपको केवल परिणाम ही बताना है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। चलिए, पासा तो सभी आप लोग परिचित हैं कि नहीं है। सभी लोग लूडो के पासे को जानते हैं, और घर में और सारी कुछ ऐसी अन्य खेल की व्यवस्थाएं हैं, उसमें आपको पासे को देखने को मिलेगा। तो देखिए, पासे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवाज़ संख्या। तो जैसे कि हमने पासा देखा है, पासे में कुल 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6। तो आवाज़ संख्या क्या हो सकती है 6 में? देखिए, 1 से 6 तक के बीच में आवाज़ संख्या क्या हो सकती है? 2, 3 और 5। अब एक आवाज़ संख्या नहीं, तो आवाज़ संख्या नहीं का मतलब क्या है? 1, 4 और 6। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या होती है? 5 में 6। परिणाम क्या हो जाएगा इसका? 6। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं का मतलब 5 से छोटी जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या को परिणाम में दर्शाना होगा। तो 1, 2, 3 और 1, 5 है ना। तो देखिए पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो प्रश्न 1 की ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। आपको जैसे कि बताया गया है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूलित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर देखिए सूचक आपको दिखाया गया प्रश्न नंबर ए में। सूचक में कितने परिणाम आ रहे हैं? 4, ABCD। और त्रिज्या खंड कितने हैं इसमें? 5। तो 5 त्रिज्या खंड है यहाँ पर, तो डी इसमें एक ही बार है, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा? 5 माने जाएंगे त्रिज्या खंड इसके। तो यहाँ पर देखिए डी पर रुकने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, कुल खाने कितने हैं? 5, और डी पर रुकने का 1, तो 1/5। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए, तो प्रश्न कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। आपको पता है बच्चों कि 52 ताश की गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर होगी 4/52। कुल पत्ते होते हैं 52 और इक्के होते हैं 4। इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तेरम 52। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति से देखिए। तो कुल सेबों की संख्या बराबर कितनी है प्रश्न में? 7। जो 7 सेब आपके प्रश्न में दिए हुए, किताब में दिए हुए हैं कि कुल सेबों की संख्या है 7, तो उसमें से जो लाल सेब हैं वो कितने हैं? 4। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 4/7। आपको प्रायिकता पता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूलित परिणाम बटा कुल परिणाम। अब चलिए, जैसा कि प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, 10 पृथक पर्चियों में से 1 से 10 संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात। क्या है प्रायिकता? तो संख्या 6 प्राप्त करना। तो मान लीजिए जब आप किसी बर्तन में 10 प्रकार की पर्चियों में आप 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिख के डालेंगे, जब आप एक पर्ची निकालेंगे कोई एक ही संख्या आपको प्राप्त होगी। तो संख्या 6 प्राप्त करने वाले कुल परिणाम क्या हो जाएंगे आपकी? अतः संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/10, क्योंकि संख्या 1 तो 1 है, 6 भी 1 है ना। सभी संख्याएं अलग अलग एक एक करके 1 1 मानी जाएंगी। इसके बाद देख लीजिए
कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने होंगे? 5, क्योंकि 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर होगी 5/10। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, दोनों को आपस में काट दिया है। 6 से बड़ी कितनी संख्या है अपने पास? 4। तो 6 से एक बड़ी संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम कितने होंगे? 4। अतः 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 4/10। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब ये बताइए एक अंक की एक से लेकर कितनी संख्याएं होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं। उसने बड़ा या छोटा तो पूछा नहीं है, उसने सिर्फ अंक की पूछा गया, एक अंक की संख्याएं। तो एक अंक की संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हैं अपने पास? 9। तो देखिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी, कुल कितना है अपने पास? 10। तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? 5.1। अब 5.1 देखिए क्या है। 5.1 जो है वो वर्ग और वर्गमूल पर आधारित है। तो इससे अपन क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं 5.1 का। जैसे हो सकता है 5.1 की वीडियो डल गई हो आपके पास। तो 12796 में निम्नलिखित संख्याओं वर्गों का इकाई अंक क्या होंगे? तो इकाई अंक की क्या संभावना है, क्या हो सकती है इकाई अंक? देखिए यहाँ पर 12796 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 का इकाई अंक क्या है अपना? 6। तो अतः लिख सकते हैं अतः 12,796 में इकाई का अंक क्या हो सकता है? 6। हम इसी प्रकार से इसके जो अन्य क्वेश्चन हैं वो भी इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने इसको एक ही लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग हैं या नहीं, इसको बिना गणना करें आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1057। तो हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक में क्या क्या होता है? 0 होता है, 1 4 5 9। यहाँ पर क्या है? इकाई अंक 7 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। लेकिन यहाँ 1057 का इकाई का अंक क्या है? 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका इकाई अंक देख लेते हैं, 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहाँ आती है जीरो की बात आती है। तो जीरो यदि सम संख्या में है, 1 2 3 3 तो विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या में है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि जीरो सम संख्या में होगा तभी जीरो मान्य होगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब क्या बताया गया है यहाँ पर? प्रश्न कह रहा है 1 धन 2 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, इस प्रकार से क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, चलिए देख लेते कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल संख्याएं 11। यहाँ 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। ये सिर्फ विषम संख्याओं के लिए है। किसके लिए? सिर्फ विषम संख्याओं के लिए। चलिए आते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये वाला क्वेश्चन शायद आपको पता होगा। तो 12 और 13 के बीच में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अपन को दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्या हैं ये ज्ञात करना है। चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम जानते हैं कि n² और n+1 की स्क्वायर के बीच की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 2n होती है। तो 2n बराबर, तो पहली संख्या क्या मानी जाएगी? 12 प्लस 1 होता है 13। तो जो 12 होता है, तो 12 का 2 में n मतलब संख्या, 2n से क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। इस प्रकार जो वर्गों के बीच में जो संख्या होगी वो उसकी संख्या कितनी होगी? 24 होगी। थैंक यू। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी।